हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन टॉपिक से पहले बता दूं, मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। टॉपिक चलता है नेक्स्ट, मतलब टॉपिक नंबर 9, और टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे तो ये अब सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर उसमें वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, आज ही खत्म नहीं होने वाला सारा का सारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, थोड़ा थोड़ा बता भी चुका हूं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगे, जिनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। और एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो जिसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी। आज एक ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कराऊंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलती है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा मैंने कॉलीगेटिव, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एक न्यूमेरिकल 100% आएगा बोर्ड में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड। 4 प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कोई सा भी आ जाए विद वेंट ऑफ फैक्टर, 100% एक न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड में। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज properties of ideal solution which depends on number of moles of solute dissolve in a definite amount of solvent do not depend on nature of solute. Those properties of ideal solution which depends on number of moles of solute dissolve in a definite amount of solvent do not depend on nature of solute. ऐसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, कुछ भी हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, कुछ भी हो, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्या कहलाएंगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो जरा, 4 तरह की है। नंबर एक है RLVP, करा चुका हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहां मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगी रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको टाइप करना होगा रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाय धर्मवीर सर, सर्च करिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा, अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी। वेपर प्रेशर में कमी, वेपर प्रेशर में कमी कैसे भाई? देखो जरा, तुम्हारे पास में ये एक सॉल्वेंट है, ये रहा सॉल्वेंट, ए ए ए ए ए ए, ये सॉल्वेंट। पहले ही बता चुका हूं, सॉल्वेंट को ए से इंडिकेट करना है, सॉल्यूट को बी से। सॉल्यूट तुमने इसमें ऐड किया जो कि बी है, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। तो जब तुमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दिया तो वेपर प्रेशर जो बन रही है, ये वेपर प्रेशर जो बनेगी वो केवल ए की बनेगी, ए, क्योंकि ए ही है, ए ए ए ए ए, सब में ए ए, तो एक ही वेपर प्रेशर बन रही है, ये ए है, सब ए है। अब तुमने इसमें बी मिला दिया,
क्या मिला दिया, बी। तो ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया ए और बी, सॉल्यूशन ए बी का हो गया। सरफेस पर था ए सरफेस पर भी, बीच में भी, हर जगह ए था। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ ए पार्टिकल बी से दब गए, कुछ ए पार्टिकल बी के नीचे आ गए। बी नॉन वोलेटाइल है, आसानी से वेपर में चेंज नहीं होगा। ए कोशिश कर रहा है, जान लगा रहा है फुल ऊपर जाने की, ए पूरी कोशिश कर रहा है जितनी उसमें ताकत है, लेकिन बी जाने नहीं दे रहा। बी ने उसको दबा लिया कि कहां जाएगा बेटा, तो बी जाने नहीं दे रहा उसको। तो पहले वेपर प्रेशर ए का बन रहा था, सारे ए सरफेस पर थे, ए सारे के सारे ऊपर आ गए, तुमने सॉल्यूट को मिलाया और सॉल्यूट आ गया सरफेस पर, पूरे पर नहीं, कुछ जगह पर। तो अब वेपर प्रेशर कम हो गई, क्योंकि बी वेपर प्रेशर में चेंज नहीं होगा, बी वेपर में चेंज होगा नहीं, और ए इसके नीचे दबा हुआ है। तो वेपर प्रेशर कैसी होगी, कम। तो वेपर प्रेशर में कमी कब आई, वेपर प्रेशर में कमी कब आई, जब तुमने सॉल्यूट को मिलाया। तो हो गई ना प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी कब आई, जब तुमने सॉल्यूट को मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अब फॉर्मूला बताया था मैंने, पी नॉट जो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, माइनस पी एस जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, पी नॉट जो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, इक्वल काई टू जो कि मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूट का। किसका, सॉल्यूट का। समझो, इसकी जो भी वेपर प्रेशर बनेगी प्योर है क्योंकि इकलौता है, तो पी नॉट हो गया प्योर वेपर प्रेशर, पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर। पी एस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बन गया, जब सॉल्यूशन बन गया तो ये वेपर प्रेशर कहलाएगी पी एस। ये रहा पी एस। पी नॉट वही, काई टू मोल फ्रैक्शन, किसके, सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला आया। इस पर बेस्ड मैंने अच्छे से 2-3 न्यूमेरिकल कराए थे, तो तुम्हें सर्च करना होगा जो मैंने आपको बताया, रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये RLVP का टॉपिक है, वहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो देखना अच्छे तरीके से, और देख करके ये समझोगे तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब तो ये पहली फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो मैं करा चुका हूँ रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसी में रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं इसे मिटा दूं, मिटा दिए, ये मिटा दिया। डेफिनेशन लिख लो, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। और पहली प्रॉपर्टी आपने देख भी ली कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सॉल्यूट को नहीं मिलाते, सॉल्यूट को नहीं ऐड करते, तो वेपर प्रेशर में कमी नहीं आती। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से। सेकंड, नंबर 2, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पूरा लिख दूं एक बार तो, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेशन मींस इंक्रीज हो जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, तो आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होने लग जाता। किसी से पूछोगे तो बच्चा ऐसे ही बोलेगा कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होने लग जाता है, वेपर में चेंज होने लग जाता। लेकिन अब थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, या उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्या बोलेंगे उसे हम, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। समझो जरा, एक कंटेनर है तुम्हारे पास में, उसमें तुमने लिक्विड भर लिया, पानी ले लिया, हीट कर रहे हो तुम, बॉईल कर रहे हो,
तो बॉईल करने से लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। लेकिन वेपर कहां गई? एटमॉस्फेयर में। आपको दिखाई दी? नहीं। तो इसका मतलब वेपर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस लिक्विड की वेपर, जो लिक्विड की वेपर नीचे से जा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो इसका मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो कैसा है? सिमिलर है। अब नीचे की चीज कोई ऊपर उठ के जा रही है, तो या तो इसका प्रेशर, या तो जो वेपर जा रही है तो इसका प्रेशर इसके बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और या इससे ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब भी ऊपर चली जाएगी, और इसके बराबर है तो मिक्स तो हो ही रही है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. किसी भी लिक्विड की वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। वेपर गई जा रही है तो किसके बराबर प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, कहाँ गई वेपर प्रेशर? तो ये वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हुई। अब देखो जरा, थोड़ा सा समझना। ये लिया मैंने, इतना काफी है। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ये एटमॉस्फेरिक। एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब सोचो जरा, सिंपल सी बात। वाटर को बॉईल कर रहे हो आप, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है। अगर तुम उसमें शुगर डिजोल्व कर दो, चीनी घोल दो, बहुत ज़्यादा घोल दो, चाशनी बना दो उसे, बिल्कुल बना दिया। अब उसी सॉल्यूशन को आप हीट करो, तो वाटर बॉईल हो रहा था 100 पर, अब तुमने उसमें मिला दिया शुगर। तुम शुगर मिलने के बाद में जो सॉल्यूशन तुम बॉईल कर रहे हो, क्या वो 100 पर ही बॉईल होगा? कॉमन सी जरा थोड़ा सा लगाओ माइंड। तो 100 पर ही बॉईल होगा क्या? नहीं, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा पर बॉईल होगा, क्योंकि पार्टिकल पास आ गए हैं, पास आ गए हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब जब आप सॉल्यूट को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, घट भी जाता है। मैंने आपको दिखाया डेविएशन में, अभी एजियोट्रॉप में बताया था। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे ही नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, अगर आप सॉल्यूट ऐड करोगे ही नहीं तो वेपर प्रेशर में, उस लिक्विड की वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड ही मत करो तो सॉल्यूशन पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और अगर ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक सॉल्वेंट लिया, अब ये टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट है ये, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो धीरे 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 धीरे। यहां ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। यहां आकर के इस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, देखो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगी? एटमॉस्फेरिक। यहां तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट बॉईल हो रहा है, इस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट क्या हो रहा है? बॉईल
तो टेम्परेचर काउंट कर लो भाई, देख लो। सॉल्वेंट है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, तो आप इसे बोलोगे टी नॉट बी। टी मतलब टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग, नॉट मतलब प्योर। अब तुमने सॉल्वेंट में मिला दिया कुछ सॉल्यूट, शुगर डिसॉल्व कर दी, तो शुगर डिसॉल्व कर दी तो इस बार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो ये चल दिया भाई यहां, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ इतना, टी बी। अब मैं बोलूं कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे डेल्टा टी बी, इतना चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? इतना। अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? डेल्टा टी बी इक्वल, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, यानी टी बी माइनस टी नॉट बी। ये हो गया डेल्टा टी बी इक्वल दिस माइनस दिस। तो इतना चेंज हुआ, इतना बढ़ा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है डेल्टा टी बी, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा टी बी डिपेंड किस पर कर रहा है? तो डेल्टा टी बी डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के डिसॉल्व होने पर। डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर। किस पर? कंसंट्रेशन पर। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखूं मैं मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी भी है, वो क्यों नहीं? क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। मोलैलिटी मास पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी, यानी वेट पर डिपेंड करता है, और वेट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के बी, और इनटू में क्या आ जाएगा? स्मॉल एम, मोलैलिटी। के बी क्या है? कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक स्पेशल सा नाम भी है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना, वैसे ठीक ही होगी। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इक्वेशन में इसको 1 मान लेता हूं। पेपर में कभी कभी डिफाइन आ जाता है, डिफाइन इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैं क्या काम करता हूं जी? मैं लेट स्मॉल एम इक्वल 1 मोलल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला। तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू 1, तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया? के बी के बराबर आ गया। के बी किसके बराबर आ गया? डेल्टा टी बी के, यानी के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उस बढ़े हुए टेम्परेचर के बराबर होता है जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 मान लिया जाता है। जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 मान लिया जाता है। तो यहां आप डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों। कैसे लिखोगे? मोलल, थोड़ी बड़ी लिख देता हूं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to the, molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point BP, boiling point of the solution when molality of the solution taken as unity। ये डेफिनेशन हो गई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की, पेपर में आ सकती है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of the solution when molality of the solution taken as unity। तो जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 ले लेते हैं और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वो हमेशा Kb के बराबर होगा। तो ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया? अब देखो, ये वेपर प्रेशर को लिख देता हूं मैं Vp, ठीक है, लिख तो लिया ही होगा आपने। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू स्मॉल एम। अब स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब इस पूरी वैल्यू को आप इस पूरी वैल्यू को यहां उठा के रख दो। मैं वैल्यू बोल जाता हूं बेटा, वैल्यू मैं बोल जाता हूं, ठीक है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर वैल्यू बोला करिए, वैल्यू, ठीक है। तो क्या करूं, मदर टंग ही ऐसी है बेटा। डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू W2 M2 W1 1000। दिस इज द कंप्लीटली फॉर्मूला ऑफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी बी। यहां से कुछ भी फाइंड कर सकता है, ये कुछ भी आपको फाइंड करवा सकता है, ठीक है। एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, यूनिट बताना भूल गया केबी की। अब देखो जरा, डेल्टा टीबी इक्वल क्या है? केबी इंटू स्मॉल एम। केबी की यूनिट फाइंड करनी है, तो केबी इक्वल कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन में स्मॉल एम। अब डेल्टा टीबी को क्या बोलोगे आप? केल्विन बोल दो, ठीक है। अब ये केल्विन हो गया, केल्विन हो गया तुम्हारा के अपॉन मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, मोल पर केजी। केजी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी पर मोल। ये यूनिट हुई, यूनिट किसकी? केबी की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट बता रहा हूं मैं आपको, यूनिट ऑफ केबी। तो याद रखना केजी पर मोल। केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो सिमिलर होता है, केल्विन में ले लो या सेल्सियस में ले लो, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो सारा डेफिनेशन, फिर ये डायग्राम, फिर यहां से चलेंगे, फिर यहां तक आएंगे, फिर ये डेफिनेशन, उसके बाद में ये वाला पोर्शन। तो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो। ले लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल से और आसान आसान से। आसान ही होते वैसे सारे क्वेश्चन, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ाई करो मन से, अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं भाई। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट of water, it being given that 0.1 small m यानी मोलर aqueous solution of a substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। अगर मोलैलिटी इतनी है स्मॉल m,
समझ गए? क्लियर हो गया होगा, 2 लाइन में हो गया सॉल्व। KB फाइंड करना है, स्मॉल m 0.1 मोलल दिया है, डेल्टा TB 100.052, ठीक है। नहीं, क्या दिया है जी आपको? ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बॉइल्ड एट इतना, ये बॉइल्ड दे रखा है आपको उसका वाटर का टेम्परेचर। अब तो ये दे दिया तुम्हें TB, क्या दे दिया? TB। फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल TB माइनस T0B। डेल्टा TB इक्वल TB माइनस T0B। पहले फॉर्मूला बताऊं, डेल्टा TB इक्वल होता है KB इंटू में मोलैलिटी, ठीक है। वैसे तो क्लियर हो गया यहां पर कि KB इक्वल कितना हो गया? डेल्टा TB अपॉन में स्मॉल m। KB इक्वल डेल्टा TB, मुझे नहीं पता कि कितना चेंज होकर के आया टेम्परेचर, तो डेल्टा TB तो आप जानते ही हो कि TB माइनस T0B, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा, ये पता नहीं अभी, और ये कितना है? 0.1। कितना? 0.1। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100.052 डिग्री सेल्सियस, और वाटर बॉयल कितने पर होता है? -100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितना आ गया? 0.052 डिग्री सेल्सियस। तो जो चेंज होकर के आया, यानी डेल्टा TB जो निकल के आया वो कितना निकल करके आया? 0.052। तो KB कितना आ गया? 0.52 सेल्सियस में ले रहे हैं तो केल्विन नहीं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हो जाएगा kg पर मोल, kg पर मोल। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो स्मॉल m लिख दीजिए सीधे, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m माइनस 1। स्मॉल m मतलब मोलल, क्योंकि फॉर्मूला आया था तुम्हारे पास में, ये है ना फॉर्मूला, ये वाला देखो ध्यान से। तो डेल्टा, एक बार फिर बता रहा हूँ, डेल्टा TB इक्वल KB स्मॉल m इंटू में स्मॉल m। KB निकालना है तो KB कितना हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन में स्मॉल m की यूनिट स्मॉल m ही होती है, तो डेल्टा TB क्या? डिग्री सेल्सियस, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? स्मॉल m माइनस 1। यही मैंने लिखा है, या यहाँ डिग्री सेल्सियस kg पर मोल लिख देना। तो क्लियर आ गई बात समझ में? KB फाइंड करवा रहा है, मोलैलिटी दी हुई है, TB दिया हुआ है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें से इसको माइनस कर दिया, डेल्टा TB आ गया, फाइंड होकर के कर दिया। तो जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया? मिटा सकता हूं? मिटा ही देता हूं। अगला क्वेश्चन करेंगे, तुम करोगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से। अब क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन लिखता हूं मैं जरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ध्यान दो जरा, आसान भी हैं अच्छे भी हैं। जब पढ़ने लगते हैं तो सब चीज आसान लगती है। क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड, थोड़ा छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will the water, at what temperature will the water boil at 1.013 बार प्रेशर? ठीक है, KB तुम्हें दिया है, KB फॉर H2O इक्वल 0.52 kg पर मोल। ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये कह रहा है 18 ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो बताओ उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा? सॉल्यूशन का
तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो आपको पता है कितना, टी नॉट बी इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट बी इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो 373.15 केल्विन ऐसे ले सकते हो, क्योंकि ये केल्विन दिया हुआ है। अब सिंबल पुट कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो W2 इक्वल 18 ग्राम सॉल्यूट, M2 मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6 इक्वल आ गया 180 ग्राम पर मोल। क्लियर आ रही है बात समझ में। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg और kb ये रहा। फॉर्मूला पुट करता हूं, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू स्मॉल m, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 kg है, 1000 नहीं करोगे। क्लियर सी बात है। तो डेल्टा TB इक्वल KB कितना 0.52 इंटू W2 18 अपॉन M2 180 इंटू 1 डिवाइड कर दो 0.1 आ गया। इसका डिवाइड इसमें कर दो 0.1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 0.052 केल्विन, 0.052 केल्विन। ये डेल्टा टीबी हुआ। लेकिन तुमसे निकलवा रहा है टीबी क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, तो ये निकालना है। तो टीबी इक्वल कितना हो जाएगा, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। तो टीबी इक्वल हो जाएगा, टी नॉट बी कितना है 373.15, 373.15 प्लस डेल्टा टीबी ये रहा 0.052, तो टीबी इक्वल आ गया इतना केल्विन। और अगर आप केल्विन में नहीं लेना चाहते तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 100.052, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। बात आई समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो। एक तो गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, बार बार पसीने पूछने जाना होता है। मिटा दूं, अब मिटा दूंगा, मिटा दिया, ये मिटा दिया जी। कर दे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute अगर तुम्हें Kb दिया है 2.53 kg पर मोल, ये दिया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करूंगा, फास्ट। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी करूंगा, ध्यान देना, बिल्कुल बैटरी खत्म होने वाली है कैमरे की। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना बेंजीन का, इसका मतलब टी नॉट बी इक्वल 353.23 केल्विन। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, यानी टी बी इक्वल हो गया 354.11 केल्विन। अगर मैं डेल्टा टीबी की बात करूं तो डेल्टा टीबी हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। इसमें से इसको माइनस करो, जो आया वो इतना केल्विन, माइनस तो कर ही लोगे। तो ये हो गया डेल्टा टीबी। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम मोलरिटी वैल्यू पुट करिए,
डेल्टा टी बी, के बी, W2, M2, W1 1000, ये निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M2 इक्वल ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, KB, W2, M2, W1 1000, तो मैं यहां KB रख दूंगा, सॉरी डेल्टा टी बी रख दूंगा। अब देखिए M2 निकालना है, KB ये रहा 2.53 इंटू W2 गिवन वेट है, ये रहा 1.80 इंटू 1000 है ही, अपॉन डेल्टा टीबी, ये रहा डेल्टा टीबी। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ये डेल्टा टीबी आ गया, यहां से उठा करके यहां रख देना डेल्टा टीबी, इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम, ये आ गया। अब M2 इक्वल, सबको सॉल्व करोगे, M2 इक्वल इतना ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना अच्छे तरीके से। मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और कराना है और बिल्कुल बैटरी खत्म होने वाली है, 5 या 10% बची हुई है कैमरे में, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। मैं हट गया साइड, बोलो जरा क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। कैलकुलेट कर लेना जरूर, क्योंकि कैलकुलेशन का काम ही छोड़ा है। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं घर के लिए, वैसे भी घर पर ही बैठे हो, अभी तो लॉकडाउन है, सब घर पर हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 96.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इतना। हाउ मच सुक्रोज is to be added to 500 gram of H2O such that it boils at 100 degree Celsius. KB for H2O याद हो गया होगा, 0.52 होता है kg पर मोल, ठीक है। ये हो गया, करो सॉल्व, कर लोगे। थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये कह रहा है प्योर वाटर इतने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। पानी में चीनी के मिलाने से या सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पता है आपको, एलिवेशन चल रहा है। तो ये कह रहा है प्योर वाटर इतने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, ठीक है। तो बताओ 500 ग्राम पानी में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितना शुगर मिलाया जाए, सुक्रोज मिलाया जाए, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 500 ग्राम वाटर में कितना सुक्रोज, कितनी शुगर ऐड की जाए ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक। अब देखो जरा, W2 पता नहीं, ये तो मिलाना है। M2 सुक्रोज है, C12 H22 O11 342 ग्राम पर मोल। W1 500 ग्राम, पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। W1 कितना होगा, 500 ग्राम। KB 0.52 kg पर मोल, ठीक है। डेल्टा TB भी निकाल लो। डेल्टा TB इक्वल होता है TB माइनस T0B। डेल्टा TB इक्वल TB 100 सॉल्यूशन का, क्योंकि ये कह रहा है कितना शुगर मिलाया जाए, 100 माइनस डेल्टा T इतना 96.63, ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7 और ये आ जाएगा 3.37, ठीक है। ये 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 और ठीक इतना डिग्री सेल्सियस ही ले लें। फॉर्मूला होता है डेल्टा TB KB, यहाँ क्या लिखूं, स्मॉल m
बार बार एक्सप्लेन कर ले, फॉर्मूला लिखवा रहे हो, देख लो तुम। डेल्टा टी बी के बी W2 M2 W1 1000। डेल्टा टी बी कितना, यहाँ रख देता हूँ वैल्यू। डेल्टा टी बी ये रहा 3.37 इक्वल के बी 0.52 इंटू W2 नहीं पता अपॉन M2 342 इंटू W1 500 है 500 इंटू 1000। 500 से 2 बार काट देना, 2 से इसे 171, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना जो भी आएगा तुम्हारे पास में। तो W2 इक्वल हो जाएगा 3.37 इंटू 171 अपॉन में 0.52, तो W2 इक्वल इतना ग्राम, ठीक है, लगभग 110 समथिंग कुछ ग्राम आएगा, जो भी आएगा। कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन रह गई, कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन है, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी हैं। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं। RLVP जो पहले हो गया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने आज तुम्हें बताया ग्राफ के अकॉर्डिंग भी और उसके न्यूमेरिकल भी तुम्हें बताए, ठीक है। आगे चलेगा तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होगा तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर वेंट ऑफ फैक्टर, और चैप्टर कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से घर पर पढ़ते रहो, तब जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है, और न्यूमेरिकल जरूर करते रहो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और याद भी करते रहो। ओके बाय।